तो बाबू हम अभी पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब। लेकिन कौन सा ग्लास स्लैब? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास और स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है थोड़ा ध्यान से देखना। हम कुछ यहाँ डायग्राम बनाते हैं। लेट दिस बॉक्स बी अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और मान लो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। इस ग्लास स्लैब के अंदर बाबू वाटर भरा हुआ है, ये सभी बच्चे को पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। ये सभी के सभी वाटर हैं। सब बच्चे को आ रहा है ना समझ में? यस सर। या फिर इट विल बी बेटर टू से कि ये ब्लैक वाला वाटर नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्लास है। कहने का मतलब है बाबू एक बक्सा है, क्यूबॉइड है, जो कि 100% ग्लास से भरा हुआ है, बीच में कहीं कोई एयर गैप नहीं, ये पूरा का पूरा ग्लास है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यानी समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। जहां से अभी इंसिडेंट आ रहा है इसको बोल लेते हैं हम लोग मीडियम 1। ये हमारा मीडियम 1 हो गया, ये ग्लास हमारा मीडियम 2 हो गया। और बाबू हो सकता है कि इससे भी रे ऑफ लाइट बाहर आ जाए, तो ये नीचे वाला हमारा मीडियम 3 हो गया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि मीडियम 1 हमारा और कुछ नहीं एयर है, और मीडियम 2 हमारा ग्लास है, और मीडियम 3 हमारा वापस एयर है। ये सभी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब ये जो ऊपर से जो लाइन आ रहा है वो हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ लाइन ऑफ नॉर्मल। और कल के क्लास के बाद इतना तो समझ में आ चुका है कि अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में रे ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इंसिडेंट रे है एयर से ग्लास में आने वाला है और ग्लास से वापस एयर में जाने वाला है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने वाला है। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो इंसिडेंट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाता है। क्या सारे बच्चे को यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसी सबसे पहले हम लाइन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट दिस लाइन बी लाइन ऑफ नॉर्मल। ये हमारा लाइन ऑफ नॉर्मल हो गया। और अब ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद इतना तो पता है कि अपने पाथ में नहीं चलने वाला है। अब सही है, नॉर्मल के तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? जैसा कि हम पहले इन्फॉर्म कर दिए कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में। और अगर ऐसा होता तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है, और हम पहले एक्सप्लेन किए थे कि ऐसे केसेस में रे ऑफ लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो जाता है। ये जो लाइट है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। क्या सारे बच्चे को बात आ रहा है समझ में? तो बोलो बाबू हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये हमारा इंसिडेंट रे था। क्या हम इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं? तुम लोग बताओ। यस सर। और ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम ना भूलें और इसको समझें तो ये वापस ग्लास से फिर एयर में जाएगा यहाँ के बाद। इससे पहले कि हम इसको रिफ्रैक्ट करवाएं, यहाँ अब इस सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ नॉर्मल। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो चलो यहाँ पर एक लाइन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम पता कर पाए कि रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करने वाला है। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ नॉर्मल, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। और अब फिर डिसाइड करो, यहाँ पर जब एयर और ग्लास था तो एयर जो था वो रेयरर मीडियम था और ग्लास जो था वो डेंसर मीडियम था। लेकिन अब रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में आ रहा है, तो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पर अब मेरे लिए ग्लास डेंसर मीडियम है, वापस ये आ रहा है रेयरर मीडियम में। और रूल कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ये चला जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल।
तो रे ऑफ लाइट को आना तो चाहिए था, एक मिनट, रे ऑफ लाइट को इस पाथ में आना चाहिए था, ये रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ है, लेकिन रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। और बाबू ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपको कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। क्या सारे बच्चे को ये रे ऑफ लाइट दिख रहा है? नो सर। है इसमें क्या दिखने वाला? Yes, स्क्रीन पे sir. सब कुछ बना हुआ है। सर स्क्रीन से बाहर है इमेज। कौन नो बोल सर, रहा है? तुम्हारा जूम हो गया होगा। क्या सच में सबके साथ ऐसा हो रहा है? नो सर, No, दिख रहा है। नो सर। जो भी बच्चा बोला था बाबू एक बार अपना ध्यान से उसको स्क्रीन को सही करो। अगर आपको नहीं आता तो बगल से कोई किसी से बोलो। देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। सर आप बार बार रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ग्लास स्लैब। देखो बाबू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जो ऑपोजिट फेस होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात बहुत ही मायने रखता है, इसका काम अभी आगे चल के आने वाला है। तो ये याद रखना कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ऑपोजिट फेस पैरेलल होता है। इस तरीके से ये वाला भी फेस इस वाले फेस के पैरेलल होने वाला है। क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो हुआ क्या, चीजों को अगर हम ध्यान से समझें तो फर्स्ट केस में भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन वहां पर रेयरर मीडियम से डेंसर में हुआ, या फिर एयर से ग्लास में रिफ्रैक्शन हुआ। सेकेंड में भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट रे ग्लास से एयर में वापस आया। तो बाबू यहाँ पर हम थोड़ा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, कुछ नाम है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो इस रे को क्या कहते हैं? सबको पता है इसको क्या कहते हैं? बताओ। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहते हैं, इतना तो सबको पता है ना। उसके बाद बाबू Yes. इस रे को क्या बोलेंगे जल्दी बता दो। रिफ्रैक्टेड रे। Refracted. बाबू अगर Refracted ये ray। ही रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है तो फिर इस वाले रे का भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। तो बाबू इस रे को कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे। कौन सा रे? इमर्जेंट। इमरजेंट रे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। इमरजेंट रे और लाइन ऑफ नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। बोलो यहाँ तक का बात सबको आ रहा है समझ में? यस सर। यस थोड़ा सर। और ध्यान से देखो, यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस और इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन है। सर क्या है? अच्छा याद करो। ओह सॉरी एक मिनट, नहीं ये यहाँ पे ये नहीं पढ़ाना। हम आप लोग को यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बात बता रहे हैं। देखो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये वाला भी एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। मतलब आर होगा कि नहीं होगा? मैथ का प्रॉपर्टी लगाओ सर, ऑल्टरनेट Yes, sir. इंटीरियर एंगल। सबको समझ में आ Yes, रहा sir. है? यस सर। बाबू मैथ के प्रॉपर्टी को अगर हम लगाते हैं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे से इक्वल होंगे। आपको यही बताना था हमें। आपको समझ में आ गया? Yes, sir. क्या तुम सब लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस को क्या डिफाइन कर सकते हो? Yes, sir. इसका डेफिनेशन हमारे लिए इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड लाइन ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड लाइन ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल। और एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड लाइन ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो बाबू एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर रहा तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे
एक दूसरे के पैरेलल थे। सर ये कैसे पता चला होगा? तो जब उनको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, देखो ये हमारा इंसिडेंट रहा, अगर ये इंसिडेंट रे आगे चलता, ये गया तो नहीं ना, ये तो मुड़ गया रिफ्रैक्शन के कारण। अगर ये आगे चलता तो ये इमर्जेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये वाला कंसेप्ट किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। यस सर। हम आपको पढ़ा रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब देखो ये कोई रे ऑफ लाइट नहीं है, ये है क्या, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। कोई बच्चा गलती से भी मत समझ लेना कि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे तो यहीं पे खत्म हो गया था, उसके बाद वो यहाँ से इस पाथ पे आ गया रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से इस तरीके से चला इमर्जेंट रे। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और यहाँ पर हम समझे कि अगर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर रहे तो रेक्टेंगुलर होने के बाद उनके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर इंसिडेंट रे और वहाँ पर इमर्जेंट रे एक दूसरे से पैरेलल होता है। तो बाबू अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हैं, इस वाले नॉर्मल को थोड़ा ऊपर प्रोड्यूस कर दें, थोड़ा ध्यान से देखना सब, मेरे ख्याल से सबको आएगा समझ में। हम बात कर रहे हैं इस वाले नॉर्मल के बारे में, सबको दिख रहा है ना नॉर्मल जो प्रोड्यूस किए हैं? यस सर। तो बाबू एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा? तेज नारायण, यस सर। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये वाला एंगल और ये एंगल आई, बाबू हाँ, करस्पॉन्डिंग yes, से sir. इक्वल होगा तेज नारायण, हाँ या ना? यस सर। और बाबू ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा किससे? करस्पॉन्डिंग से, क्योंकि हम बोले थे कि ये जो पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है और ये जो एक्चुअल में इमर्जेंट रे है, ये दोनों भी एक दूसरे से पैरेलल होता है। ज्यादा हो गया क्या? नो सर। हम कह रहे हैं ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, और यहाँ जो लाइन था, लाइन ऑफ नॉर्मल जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, तो ये लाइन ऑफ नॉर्मल हमारे पाथ ऑफ इंसिडेंट रे को जो काट रहा है, और यहाँ जो एक एंगल बन रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ दिक्कत कर रहा है, तो जिसको मिटा देता है। सर आप सर लिखते हैं, सर एरो लेके जाते हैं, दिखता ही नहीं है। एरो तुमको नहीं दिखता है? सर वो लाल वाला जो लाते हैं हाईलाइटेड वाला, उससे करिए, उसे दिखेगा अभी। अभी दिख रहा है? यस सर। बाबू जब हमको दिखाना होगा तो हम इसी से दिखाएंगे, लेकिन लिखने के वक्त वो नहीं दिखेगा आपको। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर एक क्वेश्चन। रुक जाओ बाबू प्लीज, हम भी इस टॉपिक में अभी नहीं बताने वाले हैं कुछ भी, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा प्लीज। तो बाबू हम तुमको बता रहे थे, इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर उस कंसेप्ट को समझना है, मेरे बात को दोबारा सुनो। देखो डायग्राम में कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये आ रहा था इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्ट करा एंड इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। उसके बाद ये बाबू इस सेकेंड मीडियम से ट्रेवल करके फिर ये सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन किया, और ये चला गया आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, दैट इज फ्रॉम ग्लास टू द वाटर, सॉरी टू द एयर। तो यहाँ पर फिर आ गया ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो रे मिला, इसको हम लोग बोले थे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे दोबारा रिफ्रैक्ट जब किया तो उस नई रे को बोले हम लोग इमर्जेंट रे। और बाद में एक्सपेरिमेंटली जब इसके इंसिडेंट रे के पाथ को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि अगर रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से करवाया जाता है तो इमर्जेंट रे जो होता है
वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। सर ये तो इंसिडेंट रे के पाथ के पैरेलल है ना, तो बाबू इंसिडेंट रे का पाथ क्या इंसिडेंट रे का नहीं हुआ? इसका मतलब अगर इसके पाथ के पैरेलल है तो ये इंसिडेंट रे के भी पैरेलल है। तो पहला इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस वन। अब अगर उसको ध्यान से समझना है तो थोड़ा और कंसंट्रेट करो, इतना से काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखो, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बाबू, क्या इस एंगल को हम यहाँ से इक्वल कर सकते हैं? यहाँ जो Yes, एंगल sir. x बन रहा है बाबू, लेट दिस एंगल बी x, तो क्या हम मैथमेटिकली समझने के लिए क्या x इज इक्वल टू एंगल I लिख सकते हैं और प्रॉपर्टी लगा Yes, सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल? किस किस बच्चे को आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये साधारण मैथ है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होंगे एक दूसरे से, पैरेलल है। और ये दोनों लाइन अगर Yes. पैरेलल हैं, इसके लिए ये जो इंसिडेंट रे और उसका पाथ है वो ट्रांसफर, ये वाला, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है वो तो यहाँ से मुड़ गया, लेकिन उसका पाथ ही ना आगे जा रहा है। तो ये पाथ जो है या इंसिडेंट रे जो है, ये दोनों नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा करके एक एंगल यहाँ बना रहा है और एक एंगल यहाँ बना रहा है। तो बाबू क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे Yes, sir. करस्पॉन्डिंग से? Yes, sir. और अगर ऐसा Yes. है तो अब थोड़ा सा सोचो, एक मिनट। तो ये एंगल आई, तो एक्स को भी हम लिख सकते हैं एंगल आई। और अब यही मेथड लगाओ। एक बात बताओ, क्या हम इस इंसिडेंट रे के पाथ को इमर्जेंट रे के पाथ ये के साथ ये पैरेलल है, या इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है? ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। इसको मानते हो आप लोग कि नहीं Yes. मानते हो? Yes, sir. अगर ऐसा है कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे का पाथ और ये हो गया हमारे इमर्जेंट रे का पाथ या इमर्जेंट रे खुद, इसके लिए ये वाला लाइन ऑफ नॉर्मल तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ का एंगल अच्छा देखो, ये अगर एंगल x इज इक्वल टू आई है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल उसके नीचे में जस्ट यहाँ का एंगल भी क्या हो जाएगा? ये वाला भी एंगल आई कह सकते हैं। वर्टिकली sir. अपोजिट से वर्टिकली अपोजिट एंगल याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. और वह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल आई हो जाएगा। अब देखो, ये इंसिडेंट रे का पाथ है, ये वाला पाथ इंसिडेंट रे का है और ये वाला पाथ रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी ये इमर्जेंट रे का है। Yes, sir. तो ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब कहने में कोई दिक्कत? No, sir. No. किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और नॉर्मल अब इसके लिए काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू Yes, एंगल sir. ई कह सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाबू ये था एक मैथमेटिकल प्रूफ उस सेकेंड रिजल्ट का जो ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत ही फेमस माने जाते हैं। तो मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब after refraction after refraction angle of incidence becomes equal to angle of emergence। और ऐसा होना तभी पॉसिबल था जब इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल हो जाए इंसिडेंट रे के। तो बाबू अगर पहला एक्सपेरिमेंट का पहला रिजल्ट ये नहीं रहेगा तो दूसरा रिजल्ट ये नहीं होगा। मतलब ये दोनों रिजल्ट एक साथ आपको देखने को मिलेगा अगर आप किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाते हो तो।
याद रहे, ये हम जो ग्लास स्लैब लिए थे ये कैसा ग्लास स्लैब था? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, ये इंपॉर्टेंट है। सर अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं लेते तो क्या होगा बाबू? अगर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर नहीं रहा तो उसके ऑपोजिट फेस एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होगा, और अगर पहला रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताना किस किस बच्चे को ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर ये ग्लास स्लैब का सर एक्सपेरिमेंट हम स्क्वायर में कर सकते हैं? ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट रेक्टेंगुलर बोले ना सृष्टि, तो 100% ये सर, मतलब- स्क्वायर शेप के भी ग्लास स्लैब में कर सकते हैं। और सर एक जिसको और आप क्यूब क्वेश्चन है कहते हैं। बोलो। सर इमेज क्या कहते हैं सर, आप पहला जो बताए थे इमेज रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, सर पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ना होगा? बिल्कुल बाबू, देखो यहाँ लिखे हैं पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा यहाँ इमरजेंट मतलब रे सर इज, वहाँ पे सुनो 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 सुनो, तुम कह रही है कि सर यहाँ क्यों ना लिखें कि इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा सिस्टर एक बात Yes, sir. बताओ, ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे किसको दिखा रहा है? इंसिडेंट रे को ही ना दिखा रहा है। इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे से Yes, आगे sir. चलता तो इसी पाथ पे चलता। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, अगर sir. इमरजेंट रे पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल है, इसका मतलब इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के साथ भी पैरेलल है। कोई दिक्कत? No, sir. बस वही लिखे थे वहां पे, और कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बच्चे के पास कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में प्लीज। मतलब अब एक्सपेरिमेंट नहीं है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, और थोड़ा कुछ सीखेंगे लेंस के बारे में। तो प्लीज जल्दी बताओ, किसी बच्चे को इस टॉपिक से कोई दिक्कत? सर सिर्फ हम लोग ज्योमेट्रिकल बता दीजिए। फिर से बोलो। सर क्या सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री से ये चीज को प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम लोग पढ़े थे सर। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट है, in which it is said that angle of incidence is equal to angle of emergence, तो this can only be proved geometrically, और इसको प्रूव करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है जो हमें मिला है एक्सपेरिमेंटली, और वो है इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब पूछो तेज नारायण क्या पूछना चाहते हैं? तो इसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल पढ़े थे सर, उस तरह से ना प्रूव कर सकते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी मेथड से, एक मिनट। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकालेगा फर्स्ट केस में, तो यहाँ निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और सेकेंड केस में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यस सर। हाँ तेज नारायण, इसको रिलेट कर सकते हैं हम, इसको हम बनाते हैं या प्रूफ करते हैं एक बार किस मेथड से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मेथड से। चलो देखो ध्यान से, थोड़ा 2 लाइन का है, एक मिनट। चलो ठीक है, जो पूछा था बच्चा ध्यान से देखना, बाकी सब भी ध्यान से देखो। वो बोला क्या सर, हम एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मेथड से नहीं प्रूव कर सकते? तो मेरा जवाब है हाँ, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बाबू हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जहां पर रिफ्रैक्शन हुआ था, और ये हमारा सेकेंड केस है जहां पर आपका रिफ्रैक्शन देखने को मिला था। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन आई बाय साइन आर। क्या किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. लेट दिस बी इक्वेशन 1। बढ़े बाबू आगे। यस सर। यस अच्छा एक छोटा सा प्रॉपर्टी तो सबको पता है, इतना यूज करना पड़ेगा कि क्या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इस एंगल के साथ इक्वल कर सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Yes, sir. तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। तो ये एक छोटा सा Yes, sir. ज्योमेट्रिकल हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ भी। और अगर ऐसा है, अब एक काम करते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड केस में निकालते हैं, लेकिन सर सेकेंड केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। कोई दिक्कत?
और वो कितना आएगा, साइन No, r बाय साइन e, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। E. किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. क्या हम अगले स्लाइड पे चल सकते हैं? Yes. Yes, sir. हम बढ़ रहे हैं Sir. आगे। हम यहाँ पर दो इक्वेशन ला चुके हैं। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि हमारा आया है साइन आई बाय साइन आर, R. और ये हमारा इक्वेशन 1 था। और दूसरा इक्वेशन Yes, आया sir. हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो कि था साइन आर बाय साइन R ई। by sin E. यही था ना बाबू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? सोचा समझा हुआ हमको जवाब चाहिए, थोड़ा टाइम लो पर बताओ। यस सर, कर सकते हैं। Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, नहीं ना sir. होगा? No, ये sir. पलटेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. इसको प्रूफ करना पड़ेगा दिव्या? No, sir. तो बस हो गया, काम खत्म, बेवकूफ बन गया। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, लेट दिस बी इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that, क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. और अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू रख देंगे, which is nothing but sin I by sin R is equal to, वहाँ क्या है, 1 by वहाँ पर हो जाएगा बाबू sin Sin R E by sin R. R by sin E, लेकिन ये 1 बाय था ना, पर उल्टा हो जाएगा ना? Yes. Sin E by sin R. बिल्कुल। तो अगले स्टेप में, हाँ अगले स्टेप में ये क्या होगा तुम्हारा, ये पलट opposite जाएगा हो जाएगा। और sin E ऊपर चला आएगा और sin R नीचे चला जाएगा। और ध्यान से देखो अब, R sin हो जाएगा। तो LHS और RHS में एक टर्म कट जाएगा sin R और sin R। ऊपर वाले Yes, sir. इक्वेशन से हम क्या प्रूफ कर दिए, Sin I equal Sin I is equal to sin. sin E। तो बाबू Yes, Sin sir. sin भी cancel हो जाएगा. इससे पहले कि हम आगे कुछ भी बताएं, आकांक्षा कैंसिल नहीं होता है, इसको इस तरीके से समझो, कहीं पे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू log 5, तो इसको कंपैरिजन मेथड से हम आंख बंद करके कहते हैं कि x इज इक्वल टू 5 होगा। कभी भी गलती से Yes, इसको sir. काट मत देना, हम कंपैरिजन किए वहां से आंसर आया। बात आ रहा है समझ में? फंक्शंस को काटा नहीं जाता बाबू, आप उसको पेन नहीं चला सकते उसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे सीधा चालाकी करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड, हमें क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या सारे बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, सर sir. वहाँ पे बताओ नहीं गौरांग समझे। क्या कहना चाह रहा था? हर्ष तुम भी हाथ ऊपर कर रहा था, बोलो। सर वो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that वो जो है, ये जो है and with glass with respect to air equal to 1 by refracting index of air with respect to G, ये क्या कि हम नहीं समझे? ये नहीं है समझ में? अच्छा इसके लिए अगले स्लाइड में चलता है। अच्छा, एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर को निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज किया हम लोग? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गैस। क्या गौरांग ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं? यस सर। लेट दिस बी इक्वेशन 1। क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में
लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। बोलो गौरंग। Yes. Yes, sir. और करके अगर हम इसका 1 बाय निकाले रेसिप्रोकल, तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालेंगे तो ये इधर पलट जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गैस। और ध्यान से देखो, अगर इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो लुकिंग एट इक्वेशन 1 एंड 2 देयर RHS आर सेम, LHS भी सेम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये सिर्फ यही नहीं लिखता, ये कहीं भी लगा सकते हो। अगर तुमको लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आया, उसको बक्सा में बंद करके लिख देता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये 100% सही रिलेशन है। ये आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यूज भी होगा। सारे बच्चे को आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. देखो क्लास का टाइम Yes, हो रहा है sir. खत्म। इसके हम बाद हम दोबारा लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर लेना। और अभी के क्लास को हम एंड कर रहे हैं।